हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर का, उसका जो सेकंड पार्ट था उसके 1 to 6 से 150 तक के क्वेश्चंस को लुकआउट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो बिहेवियरिस्ट स्कूल है साइकोलॉजी का, तो उसके फादर कौन है? तो वो है जेबी वॉटसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जेबी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ह्यूमन सेल कंटेन्स डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं। जिसके अंदर भी जो 22 पेयर्स होते हैं, मतलब 44 क्रोमोसोम्स, वो होते हैं ऑटोसोम। और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स और वाई होते हैं, जो आपके जेंडर डिसाइड में या जेंडर में आपका रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्कुलर होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। तो आइरिस के जो सेंटर ऑफ में होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारी प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन। विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चा होगा या फिर जो पर्सन होगा उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? तो रब्स आइज एक्सेसिवली, मतलब वो अपनी आँखों को काफ़ी ज़्यादा रब करते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट इज़, आइज़ लुक रेड रिम्ड, मतलब जो आइज़ होती है देखने में आपको रेड होती है, जो आइज़ की नर्व्स होती है वो आपको देखने में बिल्कुल क्लियर बाहर तक दिखती है। फील्स डिफ़िकल्ट इन रीडिंग और डूइंग द टास्क, कुछ भी पढ़ने में या फिर कोई भी टास्क करने में उसे डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि उसकी आई साइट प्रॉपर नहीं है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन इज, एसोसिएटेड कंडीशंस ऑफ सीपी में इंक्लूड। जो एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं, मतलब सीपी के साथ आपको और कौन सी कंडीशंस देखने को मिल सकती है? तो इसका एमआर भी मिल जाती है हमें, एएसडी भी, ठीक है, हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट भी मिल जाती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। CP इज़ अ क्रॉनिक डिसेबिलिटी, नॉन क्रॉनिक डिसेबिलिटी, क्योरेबल डिसेबिलिटी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट थॉट टू बी अ कॉज ऑफ CP। इनमें से CP का कौन सा कॉज नहीं देखने को मिलता है या कहा जा सकता है? मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, शेकन बेबी सिंड्रोम या फिर अस्थमा। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थमा। जो मेनिंजाइटिस होता है ये होता है आपका दिमागी बुखार, और जो ब्रेन ट्यूमर है ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। शेकन बेबी सिंड्रोम में भी आपका माइंड अफेक्टेड होता है। तो इन तीनों के अंदर आपका जो माइंड होता है वो किसी ना किसी तरीके से अफेक्टेड होता है। और जैसे हमें पता है जो CP के अंदर जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो माइंड के अंदर मिलती है। और वहीं अस्थमा में आपको जो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो CP का कोज अस्थमा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद ASD। एक जो ASD वाला बच्चा है उसका करेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सा नहीं है? सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो ASD वाला बच्चा होता है उनकी जो स्पीच और लैंग्वेज होती है वो डिलेड होती है। एक्सट्रीम फेनिस्ट्रेटेड एंड प्री ऑक्यूपेशनल विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, वो कई बार क्या होता है फैसिनेटिंग हो जाते हैं और जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और उसी के साथ रहते हैं, तो ये भी देखने को मिल जाता है। और जो ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट में एक टिपिकल प्रॉब्लम होती है, मतलब पैटर्न शो करता है कि वो लेट होता है, उनकी डेवलपमेंट डिलेड होती है, स्पीच डिलेड होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर। नेक्स्ट इज, आस्पर्जर्स डिसऑर्डर इज़ डिफाइंड एज। तो इनके अंदर से आस्पर्जर्स जो सिंड्रोम है उसके अंदर आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है? तो वो है हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है टिपिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और साथ में जो आपका सोशल इंटरेक्शन होती है वो भी आपकी डिलेड या फिर इम्पैक्ट होता है, उस पर प्रॉपर नहीं होती आपकी सोशल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट इज, The DSM-4 definition of autism indicates that a child must display autistic characters before the age of। तो फिर जो DSM-4 है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि बच्चे के अंदर जो ऑटिज़म के करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी एज के पहले पहले आ जाने चाहिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 3 ईयर। नेक्स्ट इज, कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है उसका कॉज क्या होता है? आपकी जो ब्लॉकेज होती है ऑडिटरी कैनाल के अंदर, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। Next is, a teacher may be likely to suspect that one of her student has a hearing loss if the student। एक टीचर को कब ऐसा लगेगा कि जो उसका जो स्टूडेंट है उसकी हियरिंग लॉस में या फिर उसके ईयर में या ईयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? जब
दैट स्टूडेंट इज़ नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग सोशल स्टडीज़, जो सोशल स्टडीज़ की क्लास है तो उस टाइम वो अटेंशन ना दे, तो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, हो सकता है उसे सोशल स्टडीज़ पसंद ना, उसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सिट्स नियर द फ्रंट ऑफ द क्लास, जो क्लास का जो फ्रंट डेस्क होता है, फ्रंट बेंच होता है, उस पर बैठे, तो अगर वो उस बेंच पे बैठेगा तो उसका क्या होगा, उसके आई रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ना कि हियरिंग में। आस्क फॉर इंस्ट्रक्शंस टू बी रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, बार बार वो टीचर्स जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसे कहेगा कि आप रिपीट कर दो, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला आपने, तो इसका ये एक हियरिंग का कारण हो सकता है कि बच्चा आपको से बार बार पूछे कि आप रिपीट कर दो क्या इंस्ट्रक्शंस दिया आपने। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन आईपी फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग शुड इंक्लूड, जब एक टीचर या फिर कोई भी आईपी बनाएगा स्टूडेंट के लिए जिस बच्चे को हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो आप उसके अंदर किस किस को इंक्लूड करोगे। अ चाइल्ड्स पीडियाट्रिशियन, अ चाइल्ड सिबलिंग, एन ऑडियोलॉजिस्ट, द चाइल्ड्स पीडियाट्रिशियन एंड सिबलिंग। तो पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उससे, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। सिबलिंग, खाली सिबलिंग्स को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है हम उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है वो आपके वर्बल, स्पीकिंग वगैरह, हियरिंग वगैरह इस सब से रिलेट करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द कॉज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, तो जो डेफ ब्लाइंडनेस का जो मेन कॉज देखने को मिलता है या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में, तो वो मिलता है रूबेला भी कॉज है, उसर सिंड्रोम भी है, मेनिंजाइटिस भी है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंड कंडीशन हैव यूनिक एजुकेशन नीड्स, जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन नीड्स होती है वो किस किस से रिलेटेड होते हैं। लर्निंग बाय साइट, अगर वो देख के सीख रहा है कुछ, उसमें उन्हें किसी चीज़ की यूनिक एजुकेशनल नीड्स होगी, या हियरिंग के अंदर एजुकेशन नीड होगी लर्निंग बाय डूइंग में। तो जो उन करेक्ट आंसर होगा, जो उनके नीड होगी एजुकेशनल नीड, वो लर्निंग बाय साइट में भी, देखने वाले में भी और हियरिंग वाले में भी, दोनों के अंदर यही उन्हें कहीं ना कहीं यूनिक एजुकेशनल नीड रहेगी, क्योंकि उनकी जो हियरिंग है वो भी अफेक्टेड है और जो उनका विजुअल है वो दोनों अफेक्टेड है डेफ ब्लाइंड वालों को। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का एग्जांपल क्या है, तो वो है डेफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि उसके अंदर आपके मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होता है, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, तो इसके अंदर आपका डेफ ब्लाइंड के अंदर आपकी आई भी अफेक्टेड है और दूसरा आपका हियरिंग भी अफेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स विद क्वालिफाइंग डिसेबिलिटी आर सर्व्ड थ्रू द एज ग्रुप ऑफ, जो IDA है उसके अंदर कौन से एज से कौन सी एज के बच्चों को इंक्लूड करा गया है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या क्वालिफाइंग के अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर है बर्थ से 21 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप डिसेबिलिटी के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो IDA के अकॉर्डिंग या अंडर। अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शैल बी इशूड बाय, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो उसे कौन इशू करता है, तो वो करता है हमारा जो मेडिकल बोर्ड होता है, वो इशू करता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी टू ऑब्टेन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपके अंदर कितनी % मिनिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए जिसके बाद ही कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल पाएगा, तो आपके अंदर मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को गेन कर सकते हो या उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज SSA स्टैंड्स फॉर, तो SSA स्टैंड करता है हमारा सर्व शिक्षा अभियान के। Next is a memorandum of understanding MOU has been signed between NCTE and RCI on 19th January 2005 aimed at working together in which of the following areas, जो RCI और NCTE के अंडर एक जो कोलैबोरेशन के लिए साइन करा गया था MOU 19 जनवरी 2005, तो उसका मेन मोटो क्या था, तो उसका मेन मोटो था डेवलपिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रिपरेशन कोर्सेज विद डिसेबिलिटी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, मतलब कि जो जैसे D.Ed B.Ed है स्पेशल एजुकेशन के अंदर या एजुकेशन टीचर के अंदर वो करवाना। नेक्स्ट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स कम्स अंडर, जो हमारा आर्टिकल्स है उसके अंदर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, तो वो आती है यहाँ पे आर्टिकल 21A के अंडर। नेक्स्ट इज नेचुरलिज्म एज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डेवलप्ड इन, जो नेचुरलिज्म है वो आपकी कौन से ईयर में डेवलप हुई है, तो वो ये आपकी 19th सेंचुरी के अंदर, और जो नेचुरलिज्म के जो मेन फिलोसफर्स थे वो थे रूसो, बेकन, हॉब्स और हर्बर्ट स्पेंसर्स।
सो लास्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल हेल्ड द व्यू, इनमें से जो स्कूल है कौन से स्कूल ने ये बात कही थी कि गॉड मेक्स ऑल द थिंग्स गुड, जो भगवान है उन्होंने सारी चीज़ें अच्छी बनाई है, बट मैन मेडल विद एंड दे बिकम इवल, पर जो इंसान है वो अपने इंटरेस्ट की वजह से या फिर किसी भी वजह से जो नेचर की थिंग्स है उसके साथ उनमें इंटरफेयर करा और उन चीज़ों को इविल बना दिया। तो ये थॉट कहते हैं नेचुरलिज्म वाले या जो लोग होते हैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ नेचुरलिज्म।